पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। कोलैबोरेटिव जो कंपनी है वो एस्ट्राजेनिका है। फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लब्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की इनको अनुमति हिंदुस्तान के भारत के रेगुलेटर ने दी थी और इन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए आवेदन दिया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित की जा रही है। इनके कोलैबोरेटर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैं। ये फेज़ 3 में वर्तमान में हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ये पूरे कर चुके हैं। इन्होंने भी आवेदन दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी। ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर आधारित वैक्सीन है। इसके निर्माता कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद हैं, जो कि जाइडस कैडिला के भी नाम से जाने जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार इनके कोलैबोरेटर हैं और ये वर्तमान में फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। चौथी वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में जिसके निर्माण की योजना है वो स्पुतनिक वी है। ये ह्यूमन एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर है। डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद के साथ गमालिया नेशनल सेंटर रशिया का एक करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत वो क्लिनिकल ट्रायल भारत में करेंगे। जो पांचवी वैक्सीन है वो NVX CoV2373 है। ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसके निर्माता होंगे। ये नोवावैक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है और इसका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी रेगुलेटर के पास विचाराधीन है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन। ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। इनके कोलैबोरेटर हैं MIT USA। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज़ हो गई हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स क्लब इनको अनुमति दी है रेगुलेटर ने और इन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स का। सातवीं वैक्सीन है HGCO19। ये मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइज़र ने अपनाया है विदेश में। इसके निर्माता जीनोवा पुणे में हैं और इनके कोलैबोरेटर HDT USA हैं। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज़ हो चुकी हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1 और फेज़ 2 इनको प्रारंभ करना है। आठवीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज़ वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इनके कोलैबोरेटर थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी USA हैं। ये प्री क्लिनिकल स्टेजेस पर हैं, शीघ्र ही इसको पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेजी से और गुणवत्ता से कर सकें। तो अगर इसको समराइज करना हो तो 3 वैक्सीन हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। एक वैक्सीन 6 वैक्सीन हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए, वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। Dr. Paul would probably give more information about that to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulator. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन हैं ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो दूरी है वो 3 से 4 हफ्ते की है।
इवन आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नहीं न केवल ये हम कह रहे हैं बल्कि ये WHO ने भी कहा है, CDC अटलांटा ने भी कहा है, और विश्व के जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्होंने भी ये बात जन साधारण को समझाई है। वैक्सीन आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें, तो आपको कोविड संबंधी जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतना होगा। भारत सरकार ने अभी तक तैयारी के रूप में क्या क्या किया है, अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अप्रैल में 14 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया। इसको चेयर करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर विजय राघवन एंड मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर VK पॉल। इसमें भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय हैं उनकी भागीदारी है, और मंत्रालयों के बाहर जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भागीदारी है। इसका जो मुख्य काम है वो है कि ये गाइडेंस उपलब्ध कराए कि कैसे कोरोना वैक्सीन पर फोकस्ड रिसर्च का काम देश के भीतर हो सके और तेज गति से हो सके, उसको प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को एक अन्य मैकेनिज्म भी गठित किया जिसको नेगवैक कहते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। इसकी अध्यक्षता मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर पॉल करते हैं, और सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण इसके को-चेयर हैं। इसमें भी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी है, और पांच राज्य सरकारों की भागीदारी है जो देश के डिफरेंट रीजन्स को बताती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये इसमें भागीदार हैं। इसके अलावा इस नेगवैक में भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन नॉलेज के लोग हैं। नेगवैक का जो मैंडेट है वो है कि पॉपुलेशन ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सरकार को परामर्श देना, वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए प्रोक्योरमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें सरकार को रिकमेंडेशंस देना, वैक्सीन डिलीवरी कैसे की जाए और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या हो, इसके बारे में सरकार को जानकारी देना। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ लगातार एक कंसल्टेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है जो अभी भी चालू है, चल रहा है। ये मुख्यतः 6 बिंदुओं पर ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है। पहला बिंदु है लाइन लिस्टिंग ऑफ प्रायोरिटाइज्ड पॉपुलेशन ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन। इसका अर्थ ये है कि जो भी प्रायोरिटी पॉपुलेशन ग्रुप हैं उनके डिटेल्ड डाटाबेसेस हों जिनमें लोगों के नाम हों ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। दूसरा है मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। जब इस प्रकार का बड़े व्यापक पैमाने पर कोई वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाता है तो ये ज़रूरी है कि भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार के स्तर पर, जिलों के स्तर पर और ब्लॉक्स के स्तर पर भी ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हों जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें, ओवरसाइट करें, सुपरविजन करें। तो मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का इशारा उस ओर है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। चौथा है एडिशनल वैक्सीनेटर्स की व्यवस्था कैसे की जाए। पांचवा है कि जब आप इस प्रकार का बड़ा वैक्सीनेशन करते हैं तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि तरह तरह के र्यूमर और मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैलाए जाएं, निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर लोग इस तरह का काम करें। इसलिए communication strategy on vaccine safety and effectiveness becomes important. So this is the 5th area of engagement with the states and the union territories. The 6th area, छठा जो बिंदु है वो है कोविन। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन की डिलीवरी को रियल टाइम पर मॉनिटर करेगा। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो वो कौन से सिद्धांत हैं जो इस बड़ी वैक्सीनेशन की एक्सरसाइज को गवर्न करेंगे, और ये सिद्धांत वो हैं जिन पर राज्य सरकारों और भारत सरकार की पूरी सहमति है।
पहला सिद्धांत ये है कि ये पूरी एक्सरसाइज ऑर्डरली हो, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो, और ये ऑर्डरली और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, और ये ऐसा कार्रवाई होगी जो 1 बरस या उससे अधिक भी चल सकती है। दूसरा सिद्धांत ये है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, नो कॉम्प्रोमाइज विद एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, स्पेशली नेशनल प्रोग्राम्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तीसरा सिद्धांत है जो सामान्य निर्वाचन होते हैं, चाहे विधानसभाओं के या लोकसभा के, उसका जो अनुभव भारत सरकार को और राज्य सरकारों को है, और जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम हर वर्ष करते हैं जिसमें लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को हम इम्यूनाइज करते हैं, और वैसे ही कुछ करोड़ गर्भवती माताओं को इम्यूनाइज करते हैं, तो उसके अनुभव का लाभ उठाया जाए। चौथा जो स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इस प्रकार का बड़ा व्यापक वैक्सीनेशन केवल राज्य सरकार और भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं हो सकता। ये पीपल्स पार्टिसिपेशन के बगैर सफलता से नहीं किया जा सकता है। इसलिए द फोर्थ strategic principle is to ensure people's participation in this entire exercise. The fifth strategic principle is कि इस पूरी कार्रवाई में विज्ञान और जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ न किया जाए। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड अदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज में अनेकों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो बनाए जा रहे हैं और राज्य सरकारों से शेयर किए जा रहे हैं। नेगवैक ने सरकार के समक्ष क्या रिकमेंडेशन रखी हैं, ये भी आज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इस पर अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना है। ये रिकमेंडेशंस हैं, यानी अनुशंसाएं हैं नेगवैक की, एंड द फाइनल डिसीजन इज येट टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो पहली अनुशंसा नेगवैक की है, एवरी सिंगल इंडियन हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। दूसरी अनुशंसा उनकी है कि प्रायोरिटी में हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए। इसमें सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो वर्कर्स हैं वो सम्मिलित हैं, और लगभग देश में हमारा मानना है कि इनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग होगी। दूसरा, नेगवैक ने ये कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, होम गार्ड हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं। इनकी संख्या देश भर में लगभग 2 करोड़ है। इसके बाद जो रिकमेंडेशन नेगवैक ने दी है वो है कि एज स्ट्रेटिफाइड प्रायोरिटी ग्रुप्स होने चाहिए, जिसमें उन्होंने 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका उल्लेख किया है। ये लगभग 27 करोड़ होते हैं। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला तो ये कि ये नेगवैक की अनुशंसाएं हैं और सरकार को इन पर निर्णय लेना है। दूसरा ये कि ये सीक्वेंशियल नहीं है। जब भी ये इम्यूनाइजेशन प्रारंभ होगा तो ये साइमल्टेनियस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। हम ये मानते हैं कि शुरुआती दौर में पहले महीने में हो सकता है कि वैक्सीन का अराइवल सीमित हो, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने और सब्सीक्वेंट समय में वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये एक साथ भी की जा सकती हैं वैक्सीनेशंस इन डिफरेंट प्रायोरिटी ग्रुप्स की। तो ये सीक्वेंशियल नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब इस पर कार्रवाई क्या हुई है देश भर में, ये हम आपको बताना चाहेंगे। सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में जो डाटाबेसेस हैं उनको कलेक्ट करने की कार्रवाई काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है, और उन्होंने जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और गैर सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका डाटा एकत्रित कर लिया है। States and UTs have collected the data from both government as well as private health facilities in terms of frontline healthcare workers. Presently, the task of data uploading on the CoWIN digital platform is going on. तो सभी राज्य और सभी संघ शासित क्षेत्र एकत्रित डाटा को अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है
इसको अलग अलग स्तरों पर मॉनिटर और वेरीफाई किया जा रहा है, यानी राज्यों में भी मल्टीपल लेवल्स हैं वेरिफिकेशन के और भारत सरकार में भी मल्टीपल लेवल्स हैं वेरिफिकेशन के। मैंने जिक्र किया था, उल्लेख किया था मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मल्टी लेवल मैकेनिज्म क्या है। राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर नेगवैक है, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप, जिसके चेयर हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर पॉल। राज्य के स्तर पर दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है जिसकी अध्यक्षता स्टेट के चीफ सेक्रेटरी करते हैं। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी है। इसका काम है अनेक विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि ये मल्टी स्टेक होल्डर एक्सरसाइज है, मल्टी डिपार्टमेंटल एक्सरसाइज है। वैसे ही एक स्टेट टास्क फोर्स है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, यानी उस राज्य के जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो चेयर कर रहे हैं। इनका काम एक्चुअल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, यानी कोऑर्डिनेशन का काम मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का काम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम स्टेट टास्क फोर्स कर रही है। स्टेट में एक स्टेट कंट्रोल रूम की भी स्थापना की जा रही है जो 24/7 काम करेगा जब एक बार वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाता है। जिला के लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता जिला के कलेक्टर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वुड बी चेयरिंग दिस डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। वैसे ही जो बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, इस पर चेन्नई, कोलकाता, वहाँ अर्बन टास्क फोर्स हैं जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर चेयर कर रहे हैं और जिले का एक अपना कंट्रोल रूम होगा। देयर वुड बी अ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम विच विल अगेन फंक्शन 24/7। ब्लॉक के लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस इन आवर कंट्री इज द फल्क्रम ऑफ डिलीवरी ऑफ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स। कई बार जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो हम ब्लॉक ऑफिस को पर्याप्त महत्वपूर्ण या महत्ता नहीं देते हैं, इसलिए हमने एक ब्लॉक टास्क फोर्स का भी गठन किया है और राज्यों को ये अधिकार दिया है कि राज्य की स्थिति के अनुसार इस ब्लॉक टास्क फोर्स को या तो एसडीएम चेयर करें या तहसीलदार चेयर करें या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चेयर करें और ब्लॉक का भी एक कंट्रोल रूम होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इन सारे मैकेनिज्म्स के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उनकी मैंडेट क्या है, वो क्या काम करेंगे, तो इसके बारे में सबको स्पष्टता हो, इसके लिए ये लिखित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब इसमें हुआ क्या है, सभी राज्यों ने इन सारे मैकेनिज्म्स का गठन कर लिया है। इनकी बैठकें भी शुरू हो गई हैं। जहां ये मीटिंग्स नहीं हुई हैं वहां स्टेट लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं आज तक हो जाएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग्स हैं जहां नहीं हुई हैं वो 12 दिसंबर तक हो जाएंगी और उसके बाद फिर लगातार चलती रहेंगी। दीज आर नॉट वन ऑफ interventions. So these bodies will be meeting regularly. ये जो व्यवस्थाएं हैं ये नियमित रूप से बैठक करेंगी। वैसे ही ब्लॉक टास्क फोर्स की जो पहली मीटिंग है वो 15 दिसंबर तक हो जाएगी और उसके बाद फिर वो मीटिंग करते रहेंगे। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन। हम सब जानते हैं कि जो वैक्सीन हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं और इनकी आवश्यकता होती है कि इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। देश में जो वर्तमान में प्रेजेंट कोल्ड चेन सिस्टम है उसमें 85,634 इक्विपमेंट्स हैं। जब हम इक्विपमेंट कहते हैं तो इसमें वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, देन देयर आर पैसिव डिवाइसेस which do not require electricity like ice boxes, so on and so forth. There are reefer trucks for transportation of vaccine. तो ऐसे 85,634 इक्विपमेंट देश में अभी मौजूद हैं जो फंक्शनल हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा लगभग 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 28,947। जब हम कोल्ड चेन पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वो जगह हैं जहां आप वैक्सीन को और सिरिंजेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो करंट कोल्ड चेन है ये केपेबल है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अतिरिक्त एडिशनल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन स्टोर कर सके जिसकी ज़रूरत पहले 3 करोड़ लोगों को होगी।
इसको ऑगमेंट कैसे कर रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की जो भी अतिरिक्त आवश्यकता राज्यों की है उसका हमने आकलन कर लिया है. वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द नीड for additional equipments of the state governments and UTs, and we are in the process of procuring and supplying them, and the first supply of such additional equipment would start from 10th of December. अब वैक्सीनेटर्स की बात करते हैं. वर्तमान में देश में 2,40,000 के लगभग 2.39 लाख वैक्सीनेटर्स हैं. ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं. दीज आर ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स अक्रॉस द कंट्री, और इनका उपयोग हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में करते हैं. लेकिन जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया था कि हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम कोविड वैक्सीनेशन करें तो जो सामान्य वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, जो बच्चों का होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं का होता है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े. इसलिए हम इन पूरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम इसमें से केवल 1,54,000 ANMs को कोविड वैक्सीनेशन में प्रयोग में लाएंगे. बाकी सब लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे. So therefore, COVID-19 vaccination drive will have minimal impact on routine health services, including routine immunization. Incidentally, आप लोगों की जानकारी के लिए हम अपने देश में 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ के लिए इम्यूनाइजेशन करते हैं, और 2 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं जिनके लिए कुछ राज्यों में इम्यूनाइजेशन करते हैं. तो इस प्रकार आज भी हम 13 तरह की वैक्सीन देश में करोड़ों बच्चों और करोड़ों गर्भवती महिलाओं को देते हैं. उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम कोविड वैक्सीनेशन करेंगे. तो जो अतिरिक्त वैक्सीनेटर्स हैं उनका इंतज़ाम हम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं. अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर्डनेस की. एडिशनल प्रोक्योरमेंट फॉर सिरिंजेस एंड नीडल्स, इसका भी आकलन कर लिया गया है, ये भी ऑन ट्रैक है. इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो हमने राज्यों से शेयर कर लिए हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं, उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं. उसके बाद हम उनको फाइनल करेंगे. ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब डिजिटल ट्रेनिंग कंटेंट है, इसको भी फाइनल किया जा रहा है. और डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में बताएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे. दैट ब्रिंग्स मी टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक वैक्सीनेशन. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन, COWIN. इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप वैक्सीन डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको फ्री डाउनलोड लोग कर पाएंगे. इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा है. यदि मैं वैक्सीनेशन के लिए अपने को रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं इस मोबाइल ऐप पर अपने को रजिस्टर कर पाऊंगा. फिर जहां जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर एक टेम्परेचर लॉगर है. ये टेम्परेचर लॉगर उस कोल्ड चेन पॉइंट में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है, और ये रियल टाइम बेसिस पर सेंट्रल सर्वर में ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि किसी भी कोल्ड चेन पॉइंट पर, जो देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, केरला में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, या उत्तराखंड में हो सकता है, वहाँ क्या टेम्परेचर है, क्या बिजली चली गई है वहाँ, इस तरह की जानकारी इससे रियल टाइम बेसिस पर आती है. एक डैशबोर्ड भी है कोविन का, जो कि आपको ये दिखाता है, अगर आप इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं ब्लॉक के लेवल पर या ज़िले के लेवल पर या राज्य के लेवल पर, तो उस समय की स्थिति क्या है. कोविन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बेनिफिशियरी की ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन सेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखता है. अब मैं बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा. इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल है. इस मॉड्यूल में आप वैक्सीनेशन सेशन क्रिएट कर सकते हैं. एक दिन में एक ब्लॉक में या एक राज्य में कितने वैक्सीनेशन सेशन होंगे, किन जगहों पर होंगे, कितने बजे से कितने बजे होंगे, उसमें कितने लोग आएंगे, उसमें कौन वैक्सीनेटर होगा, ये सारी जो जानकारी है ये एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल से तैयार की जा सकती है. फिर एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, जैसा मैंने आपको बताया.
कि लोग चाहें जिनके पास मोबाइल फ़ोन है या कॉमन सर्विस सेंटर, आजकल हर पंचायत के स्तर पर और कई जगह तो एक पंचायत में अनेकों कॉमन सर्विस सेंटर हैं जहां इंटरनेट की सुविधा है, वहां आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बल्क अपलोड ऑफ डाटा कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग डाटाबेस. सपोज देयर इज अ डाटाबेस ऑफ कोमॉर्बिड पीपल and there is another database of beneficiaries of CoWIN. So this database through API or through some other means can do bulk upload of the CoWIN beneficiary management platform. Similarly, registration by surveyor. सर्वेयर की संकल्पना जिन लोगों ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को नज़दीक से देखा होगा वो अवगत होंगे. ये बेनिफिशरीज़ को देखते हैं और ये वैक्सीनेटर्स को देखते हैं. वैसे ही एक वैक्सीनेशन मॉड्यूल है जिसमें बेनिफिशियरी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को एक डोज मिली और उसको 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन दैट वी आर यूजिंग, या 21 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है, क्या उसको दोनों डोज मिल गई हैं, ये सारी चीज़ें वैक्सीनेशन स्टेटस ये वैक्सीनेशन मॉड्यूल ट्रैक करता है. बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट, बेनिफिशियरी को एक SMS अलर्ट मिलता है जब वो सेल्फ रजिस्टर हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें QR कोड होता है और बेनिफिशियरी को ये सुविधा होगी कि वो चाहे तो इसको अपने मोबाइल पर रखे, चाहे तो उसका प्रिंट आउट ले ले, चाहे तो उसको डिजी लॉकर में रखे. डिजी लॉकर इंसिडेंटली इज अगेन अ फ्री फैसिलिटी दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑल द बेनिफिशरीज ऑफ कोविन. देन देर इज़ रिपोर्टिंग मॉड्यूल जिसमें कोविन डैशबोर्ड है, कवरेज और ड्रॉप आउट रिपोर्ट्स हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर वैक्सीन सेशन में वो सारे लोग आ जाएं जिनको आपने आमंत्रित किया है वैक्सीनेट होने के लिए. तो यू नीड टू ट्रैक द ड्रॉप आउट्स ऑल्सो बिकॉज दे हैव टू बी वैक्सीनेटेड इन केस दे want to be vaccinated, because this whole exercise at the end of the day is a voluntary exercise. Sessions planned versus sessions held report, this is also important. आपने एक दिन एक ब्लॉक में या एक जिले में या एक राज्य में कितने सेशन प्लान किए, उसके अगेंस्ट आप कितने कर पाए, यानी जितने आप नहीं कर पाए वो अगले दिन के काम में आपके जुड़ जाएंगे, तो वो भी मॉनिटर होना चाहिए. तो ये उसकी भी मॉनिटरिंग करता है. And that brings me to my last slide. I'm sorry I took a long time because there was a need to tell people about what the union government is planning in collaboration with the state government. So this is the last slide. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और सस्टेन्ड कम्युनिकेशन किया जाए. मैंने आपको पहले भी कहा था कि जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है. गुड कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ पीपल इज़ क्रूशियल. ये बीमारी नहीं है, ये वैक्सीन नया है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को समय पर ठीक जानकारी दी जाए. उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है. इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड. लोगों को पर्याप्त समय पूर्व ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वैक्सीनेशन का प्लान क्या है, कितने सेशन होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, एक दिन कितने लोगों को टीका लगेगा, इस प्रकार की बातें. Prepare people to accept some adverse effects as happen with all vaccines. आज भी जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि दशकों से हम वही टीके लगा रहे हैं, BCG, टिटेनस टॉक्साइड, पोलियो ड्रॉप्स, वहाँ भी आज इतने बरसों के बाद भी एडवर्स इवेंट होते हैं. तो इसलिए लोगों को बताना जरूरी है कि किसी भी वैक्सीनेशन में एडवर्स इवेंट्स होंगे, लेकिन उनसे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है. तो चैलेंजेस क्या हैं इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा. इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाएं, शंकाएं व्यक्त की जाएं, एंटी वैक्सीन लॉबी भी कार्य करे, कुछ इस प्रकार की भी अफवाहें फैलें कि गुणवत्ता वैक्सीन की प्रश्न चिन्ह है, उसकी जो सेफ्टी है या सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह है, उसका जो प्रभावीपन है, एफिकेसी, उस पर प्रश्न चिन्ह है. तो ये आवश्यक है कि तत्काल इन सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाई जाए.